Good evening, students. Good evening, sir. चलिए तो अदनान, हम लोग कहाँ थे भाई लास्ट क्लास में? कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? याद है? हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन में एक्सप्रेशंस निकालोगे। राइट, यानी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन किया था, राइट? जी सर। तो आज हम लोग क्या रिलेटिव वेलोसिटी शुरू कर लें? जी सर। तो जैसे मोशन द ग्रेविटी हम लोग कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल कर लिया हम लोगों ने। तो आप लोग सवाल कर रहे हैं? कुछ सवाल हो रहे हैं? क्वेश्चंस साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं? कुछ सॉल्व कर रहे हैं? जी सर। चलिए तो फिर आज रिलेटिव वेलोसिटी है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिलेबस को थोड़ा आगे लेके जाएं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जैक्टली जो मीनिंग है ना, वो क्या है? अगर मान लीजिए हम लोग किसी एक कार में बैठे हैं और किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक्चुअली वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन रिस्पेक्ट टू दी कार। जैसे बहुत ही कॉमन से एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब रोड पे मूव कर रहे होते हैं इन अ कार, तो ट्रीज हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं, है ना? ऐसा हम सब लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ जो एक टर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ, वह है रेफरेंस फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाता है? पोजीशन दिया जाता है पार्टिकल का, ठीक है ना? और फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है, एंड सो ऑन। यानी फर्दर स्टडीज आर मेड एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना? तो ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ, ऑलरेडी काइनेमेटिक्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं, ये है जानते हैं हम लोग। चलिए तो अब यहाँ देखें कि अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे ये है मान लो एक्स और वाई एक्सिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक कोई पॉइंट पी है, इसे मैं बोल देता हूँ, चलो ए बोल देता हूँ इंस्टेड ऑफ पी, दिस इज ए, और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। तो ए का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है आर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर है आर बी। तो अगर हमें निकालना हो कि बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए को अगर ओरिजिन मान लें, ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर जो बी का होगा वो बेसिकली क्या होगा? दिस डॉटेड वेक्टर है ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, वो कहाँ होता है? हमेशा ओरिजिन पर, और हेड होता है उस पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर हम दे रहे होते हैं। तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालना चाहूँ बी का पोजीशन वेक्टर, तो इसे मैं लिखूंगा ऐसा, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इन तीनों को अगर मैं जी रिलेट करना सर। चाहूँ, है ना, तीनों को रिलेट करना चाहूँ ट्रायंगल लॉ से, तो आप इजीली देख सकते हैं कि आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? आर बी, आर ऑफ बी, यानी आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को मैं लिख सकता हूँ आर बी माइनस आर ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये तो एकदम क्लियर है। ये थोड़ा वापस समझा दो, इंटरनेट खराब है। हाँ देखो, थोड़ा वापस ये समझा दी, इंटरनेट खराब आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट है ए है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है? आर ए। अब दूसरा पॉइंट है कोई बी, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बी। अगर एज एन ऑब्जर्वर आप ए पर जाके बैठ के बी को देखेंगे, ठीक है ना, या पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहेंगे बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं क्या करूंगा? एक ऐसा पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा जिसका टेल कहाँ पे होगा? ए पर, और हेड कहाँ होगा? बी पर, ठीक है ना। इन जनरल हम इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, बट
यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ए को ही ऑरिजिन मान लूं मैं, है ना, तो ये क्या होगा, ये बी का पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। क्या ये लिखा जा सकता है? क्या ये क्लियर है? जी सर, समझ गया। समझ गए बोलो। ना? अब इन तीनों वेक्टर्स को अगर रिलेट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज आर बी माइनस आर ए। लिख सकते हैं ऐसा, आर बी माइनस आर ए। तो थर्ड टर्म क्या लिखा है इक्वेशन में? ये वाला उसके ऊपर वाले में। इसके ऊपर वाले में देखो, ये तो है आर ए, यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे इसे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी, ट्रायंगल लॉस। ट्रायंगल लॉस हम कह सकते हैं ना कि आर ए प्लस आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, आर बी। जी सर, समझ गया सर। हो गया ना? अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम जानते हैं कि आर डी आर बाई डी टी क्या होता है, वो तो वेलोसिटी होता है ना? तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा रिस्पेक्ट टू टाइम, पूरी इक्वेशन को, तो देखो ये मुझे मिलेगा, ये माइनस साइन है, तो इसे मैं कह दूंगा वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, और इसे कह दूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, और इसे मैं कह दूंगा वेलोसिटी ऑफ ए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? हेलो? जी सर, कह सकते हैं। मेरा ठीक है इंटरनेट ना? खराब हो रहा है तो बीच बीच में आवाज जा रही है खुद ही। नहीं एक्चुअली मैं तभी क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कम्युनिकेशन क्रॉस हो गया नहीं हो गया, अदरवाइज मैं रिपीट कर दूँ, कोई इशू नहीं है, बट बिना समझे तो आगे नहीं जा सकते ना। तो पहले देख लो, कनेक्शन अपना फिट कर लो पहले, अगर 1-2 मिनट का इशू है तो देख लो, अगर रीजॉइन करना रीजॉइन कर लो, मे बी समटाइम्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रीजॉइन करने सर एक बार रिज्वाइन कर दूं? से। एक बार रीजॉइन कर लो, कोई इशू नहीं। एक बार रिज्वाइन कर। हम्म। अदनान आ गए बेटा आप? जी सर, सही चल रहा है अब। सही है, ठीक है। जी। चलिए इसको ध्यान से देखिए, डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से। तो v ऑफ b रिस्पेक्ट टू a इज vb माइनस b। क्या यहाँ तक पहुंचे? जी सर। ठीक है। तो यही फॉर्मूला एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में चलने वाला है, बट इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि ये जो बी और ए है, नॉर्मली किसी भी एक फिक्स फ्रेम के, किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, बट नॉर्मली हम इसे ग्राउंड फ्रेम से ले लेते हैं। जब किसी भी फ्रेम से ले सकते हैं तो ग्राउंड भी ले सकते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस में ग्राउंड फ्रेम वाला होगा। तो वीबी को हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, ऑल्दो एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ रिलेटिव होता है, या यूं कहें कि बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ए का भी जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वी ए। और वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये ए से बैठकर जो बी का वेलोसिटी दिखने वाला है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। तो ये दो चीजें होने वाली हैं, एक तो है ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, दूसरा द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड।
ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पर, और ऑब्जर्व कर रहा है किसे, ए को। जब हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ग्राउंड पर, और देख किसे रहा है, या किसका वेलोसिटी मेजर कर रहा है, बी का। और अगर हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ए पर, और देख किस रहा है, या वेलोसिटी किसका मेजर कर रहा है, बी का। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ जी बोलो। सर ग्राउंड एक्स एक्सिस पे होगा। नहीं नहीं, ग्राउंड बेटा ग्राउंड है। ग्राउंड पे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, तो अलग है कि आप कहाँ एक्स और कहाँ वाई लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स है मेरा, ऊपर वाई है, या ये एक्स है इधर वाई है ना, डिपेंड्स। जैसे तुम्हारे जो फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर है, उसे एक्स और वाई मान लो, ऊपर जेड मान लो, नॉर्मली वही मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बात ये नहीं है कि एक्स एक्सिस ग्राउंड होगा, मतलब ग्राउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कार में बैठे हो, कार में बैठे हो, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है, तुम्हारे साथ कार में, इस बात को अंडरस्टैंड करो। और जब तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ सम बॉडी या सम पॉइंट लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी कार में बैठ के लिखते हो, तो वो क्या होता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कार, समझे। यानी तुम्हारा एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस जो है वो कार के अंदर है, और तुम कोई ट्री को देख रहे हो, ट्री को कोई क्या बोल सकते हैं, फ्रूट है मान लो, कोई कहीं पे फ्रूट है उसको देख रहे हो, या पॉइंट है कोई, तो तुम क्या करोगे, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उसके ऑरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर जाएगा, और उस ट्री का जो वो फ्रूट है, उसका हेड वहां तक पहुंचेगा, एंड दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट फ्रूट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच विद योर कार, ठीक है ना। और जो भी उसका dr by dt होगा, दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रूट विद रिस्पेक्ट टू द कार। क्या मेरी बात समझ में आई, जी सर समझ गया। है ना। और अगर आप ग्राउंड पे हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है, ग्राउंड पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने से कोई कार निकल जाती है ना, तो कार के अंदर मान लो कुछ भी देखते हैं आप, सपोज कोई बच्चा एप्पल खा रहा है, एप्पल को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बाहर से देखा आपने, तो अब आप ग्राउंड पे खड़े हैं, तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहाँ है, ग्राउंड पर। अब आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना उस एप्पल का, वो कहाँ से जाएगा, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन से, हेड कहाँ पे होगा, उस एप्पल पर। और फिर जो dr by dt होगा, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ दैट एप्पल विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद यू, या अटैच्ड विद द ग्राउंड। तो हम कह देंगे दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द एप्पल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या भी क्लियर है, हाँ जी। राइट। तो यहाँ पर यानी जो गेम होने वाला है वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का है बेसिकली। यानी जहां से भी आप ऑब्जर्व करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम वहीं पर होगा, है ना। और पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए कि वंस यू हैव फिक्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो उसके ऑरिजिन से एक वेक्टर जाता है, जिसका टेल कहाँ पे होता है, ऑरिजिन पर, हेड कहाँ होता है, उस पॉइंट पर। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट, जो भी पॉइंट है। हाँ, वो कहाँ से देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर ग्राउंड से देख रहे हो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ग्राउंड पर है, और पोजीशन वेक्टर भी उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटिव है, यानी विद रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे। जी सर समझ गया। समझ गए। तो चलिए अब हम फिर से इसको रिविजिट करते हैं, जो मैंने अपना स्क्रीन पे बनाया है। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि मान लो फिक्स है विद द ग्राउंड, मान लेते हैं फिक्स है विद द ग्राउंड। अब दो पॉइंट है ए और बी, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर हमने क्या बनाया, ऑरिजिन से, आर ए आर बी, है ना। तो अब हम मान लो एज एन ऑब्जर्वर ए पर जाके बैठ जाते हैं। ए हो सकता है कोई कार हो, बी हो सकता है कोई स्कूटर हो, ठीक है ना। हम ए पर जाके बैठ गए, तो ए इज अ कार। तो अब हम स्कूटर का पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं रिस्पेक्ट टू दैट कार, तो ये आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट बी रिस्पेक्ट टू ए। ए में बी ए कार और व्हाटएवर, ठीक है ना। तो आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए का मतलब समझ लेना, कि तुम ए पर जाकर बैठ चुके हो, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अब ए पर है, और तुम ए का पोजीशन वेक्टर या बी का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, ठीक है ना। और उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। और इन तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना। तो यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ, यानी आर ए प्लस आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू आर बी, एंड फाइनली आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ये एकदम फंडामेंटल बात होगी इस टॉपिक की। और यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं, तो हम आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद मैथ से बेसिकली कि हमने इसे डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, और डी बाई डी टी ऑफ आर बी क्या होगा, वी बी, और डी बाई डी टी ऑफ आर ए क्या होगा, वी ए। और जब मैं केवल वी ए बोलता हूँ, तो ये वी ए का मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और वी बी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। ये ग्राउंड नहीं है, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी है। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा।
हेलो सर थोड़ी वेलोसिटी वाली बात समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गया। प्लीज हो गया, क्या हो गया अभी क्या हो गया बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? इनमें वेलोसिटी वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, नहीं तुम्हें मतलब जनरल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेलोसिटी देता है, ये मालूम है कि dr by dt इज वेलोसिटी, हाँ हाँ जी सर। मालूम है ना? तो जैसे अगर तुम ये इक्वेशन समझ गए हो, ये देखो यहां से, ये पहले समझ गए हो, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई हाँ डाउट तो नहीं? हाँ, वो समझ गया सर। ठीक है, अब तुम बस ये जानो कि जो d by dt ऑफ ra है वो वेलोसिटी a है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने लिखा हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड के साथ अटैच है तो ये va क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले इस एक एक करके पॉइंट को आराम से समझो। क्या ये dra by dt को va लिख सकता हूं? हाँ सर। अच्छा, d by dt ऑफ rv को क्या मैं vb लिख सकता हूं? हाँ सर। ठीक है, तो वैसे ही अगर सोचो ए पर आप जाके बैठ गए हैं और आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बन गया है कोई, और उसके ऑरिजिन से आपने पोजीशन वेक्टर लिख दिया है जिसको हमने नाम दिया है आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। क्या आप ये समझ गए हैं कि लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर, समझ तो गया। है ना, तो अगर मैं डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए बोलता हूँ तो भाई आर का वी बनना होता है ना डिफरेंशिएट होने के बाद, तो ये वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए बन गया है। कैसा लिख सकते हैं? इसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तुम्हें? हाँ अच्छा, ये जो अर्थ है, अर्थ रुका हुआ है या मूविंग है? सर, मूविंग है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप ए पर बैठे, ए मूविंग है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट बस यही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आगे आपके कोई साइकिल वाला जा रहा होता है, पीछे आप किसी बाइक से जा रहे हैं, साइकिल वाला आ गया और आप पीछे से बाइक पे हैं और साइकिल वाले की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड एंड योर स्पीड इज से 50 मीटर पर सेकंड। हालांकि बहुत ज्यादा होने वाले हैं लेकिन चलो एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप अपनी बाइक से साइकिल वाले को अपने से दूर जाते हुए देखते हैं या अपने पास आता हुआ देखते हैं? साइकिल हम वाला आगे, हम उसके पीछे आ गए। नहीं नहीं ये किस बच्चे की आवाज आई? तो मेरे को पता नहीं कौन कौन है भाई। सर अंशिका। हाँ, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर। अच्छा, मैं वही देख रहा था, अभी आप थे नहीं। चलिए, तो चलो पहले ध्यान से सुनो। सीधी सड़क है, सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं, आगे एक साइकिल वाला जा रहा है काफी आगे, लेकिन साइकिल वाले की स्पीड क्या है, वो भी नॉर्थ में जा रहा है, तुम भी नॉर्थ में जा रहे हो, ठीक है ना? वो भी नॉर्थ में जा रहा है, आगे जा रहा है मान लो, और तुम भी नॉर्थ में जा रहे हो, और उस साइकिल वाले की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है मान लो, एंड योर स्पीड इज ग्रेटर, यू आर मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड। अब तुम साइकिल वाले को देख रहे हो, साइकिल वाला भी आगे, तुम भी आगे, वो 10 से, तुम 50 से, और तुम देख रहे हो साइकिल वाले को। अब तुम वहां से बैठे बैठे कार से क्या बोलोगे? द कार, द साइकिल इज गोइंग अवे फ्रॉम यू और कमिंग टुवर्ड्स यू, मूविंग टुवर्ड्स मी। है ना? तो चलो अंशिका तुम बताओ। सर टुवर्ड्स हिम। भाई तुम्हारे पास ही तो आ रहा है, दूर कहाँ जा रहा है वो? सर आई धीरे थॉट धीरे, कि पहले हमने स्टार्टिंग में एक साथ शुरू किया है। ना ना एक साथ नहीं है, वो तुमसे आगे है। साइकिल वाला तुमसे आगे है तो तुम पीछे हो, ठीक है ना? और साइकिल वाला 10 से जा रहा है, तुम 50 से जा रहे हो, और तुम साइकिल वाले को देख रहे हो, उसकी दूरी हमसे और कम और कम और कम और कम होती है। तो तुम और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? वो भी एक्स के अलॉन्ग जा रहा है पॉजिटिव में, तुम भी जा रहे हो, तुम ऑरिजिन पे हो एक्चुअली एक तरह से, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो तुम्हारे साथ जा रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिव्यू कोऑर्डिनेट ऑफ दैट। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर यू म्यूट हो नॉट गया, ऑडिबल। लेट मी सी, लेट मी सी। अब आ गई आवाज, आ गई। सब आ रही है अब। अब आ रही है। हाँ हाँ, म्यूट नहीं है भाई, अनम्यूट है, आवाज आ रही होगी।
सब बीच में चली गई थी। अच्छा जी, अभी आ रही है? जी यस सर। सर। पर आप लोगों की बहुत ही कम हो चुकी है, ऐसा क्या? आपकी आवाज काफी कम आ रही है। सर मैं तो उसी वॉल्यूम में बोल रही हूँ जब पहले बोल रही थी। अच्छा, आप दोनों को एक मिनट। हेलो। हेलो सर। हम्म, चलिए, मुझे लगता है मेरा माइक्रोफोन ही गड़बड़ है इस पर। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए। तो एक सिंपल सी बात को पहले समझना है। सिंपल सी बात को ये समझना है कि वो जो साइक्लिस्ट वाला आगे जा रहा है, ठीक है ना, उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे लिखे जा रहे हैं। तो वो आगे जा रहा था, तुम पीछे थे, ठीक है ना। वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, तुम भी आगे जा रहे थे 100 मे बी 50 मीटर पर सेकंड से। बट तुम फास्ट थे, वो स्लो। तो इनिशियली वो अगर तुमसे 100 मीटर दूर था, तो अभी थोड़ी देर बाद वो 90 पे होगा, फिर 80 पे होगा, है ना, 60 होगा, 40 होगा। यानी इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और तुम उसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, पहले 100 था जी, फिर 90 है, 70 है, 60 है, राइट। तो फ्रॉम रिस्पेक्ट टू यू वो प्लस आई में जा रहा है या माइनस आई में? अगर वेक्टर की बात करें, प्लस एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा है या वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है? रिस्पेक्ट टू यू, व्हाट यू विल ऑब्जर्व। सर हम रिस्पेक्ट टू हमसे तो माइनस में जा रहा है। तो ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो अब जैसे मान लो वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो करते क्या हम लोग? अभी बहुत सिंपलेस्ट केस लिया मैंने कि वो साइक्लिस्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो उसकी वेलोसिटी है। ऐसा है कि नहीं? dx by dt is the dx by dt with respect to u actually। कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे साथ है, एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, वो अलग बात है। और dx by dt इसलिए नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव आई में, ठीक है ना। वो माइनस प्लस आई में नहीं आ रहा, माइनस आई में जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी dx by dt of that person, that cyclist respect to your reference frame is negative। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ गया एकदम सही से। आ गया ना? जी अच्छा, सर। अब तुम्हें यह मालूम है कि ये तो भैया vx है, एक्स वेलोसिटी है, लेकिन अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे होते तो नेट वेलोसिटी क्या होती है भाई? dx by dt क्या देता है? वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट। dy by dt क्या देता है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट। सिमिलरली dz by dt क्या देता है? वेलोसिटी का z कंपोनेंट। इज इट? ऐसे होता है ना। हाँ सर। और vx vy vz तीनों मिल जाते हैं तो नेट वेलोसिटी क्या होती है? vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ऐसे ही होता है। हाँ सर, तो कुछ भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो अगर मान लो हम एक्स वाई जेड ना बोल के पोजीशन वेक्टर दे दें। पोजीशन वेक्टर पहले क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पोजीशन वेक्टर मालूम नहीं है तो मैं 2 घंटे भी बोलता रहूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हमें ये पोजीशन वेक्टर ही नहीं मालूम होगा तो भाई आगे क्या चलेंगे? तो पहले क्लियर कर लो कि पोजीशन वेक्टर मालूम है या नहीं मालूम है। कोई डाउट पोजीशन वेक्टर में? अदनान, नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे सर। ठीक है जी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा और फिर dx by dt मुझे वेलोसिटी देगा उस साइक्लिस्ट की, उसी तरीके से मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा किसी पॉइंट का और उसका dr by dt जो होगा, dr by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ r with respect to time, that will give me the velocity of that point with respect to my reference frame। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। हाई, ओके गुड। तो अब ये देखो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर ए, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर ए होगा वो मुझे ए का क्या देगा? वो देगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ग्राउंड के साथ फिक्स है तो ये आर ए क्या हो गया? सॉरी, वी ए क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इस पहले बेसिक बात को हम पकड़ लें, तब आगे गाड़ी चलेगी। तो क्या ये बेसिक बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ गई, एकदम अच्छे से समझ आ गई। अंशिका तुम्हें आ गई? यस सर। अंशिका तुम हो या नहीं हो? यस सर। कहाँ हो? इतनी दूर से आवाज आ रही है भाई, कैसे बोल रहे हो? यू आर नॉट, व्हाई यू आर नॉट? सर अभी आ रही है? अब बहुत बढ़िया आ रही है, ओके सर। बहुत अच्छी आ रही है। चलो, तो
तो VA जो है वो वेलोसिटी ऑफ A है रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड के साथ फिक्स है, इसलिए VA को हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। पहले इस बात को अच्छे से एकदम समझ के क्लियर कर, समझ में आ गया ये? हाँ सर। चलो, अब यानी VA क्लियर है, VB क्लियर है। अब बात रह गई वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। तो जैसे मैं अभी तुम्हें कार में बिठा के साइकिलिस्ट की वेलोसिटी निकलवा रहा था, वैसे अब तुम A पर जाके बैठे हो और B को देख रहे हो, तो B का जो पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज होगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। इस बात को बहुत अच्छे से अंदर से मनन करो, सोचो कि भाई हाँ, A पर जाके हम बैठे हैं एज एन ऑब्जर्वर और B को देख रहे हैं, और B का सबसे पहले हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर लिखा रिस्पेक्ट टू A, और जो पोजीशन वेक्टर लिख लिया तो उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। इस बात को बहुत बढ़िया से समझ लो। वही चीज मैं अभी द्वारा यहाँ मैथ्स में लिख रहा हूँ जो मैंने अभी विजुअलाइज करवाई थी कार में बैठ के साइकिलिस्ट को, आपने जो देखा था। ठीक है जी, यहाँ तक एकदम क्लियर? आगे मूव करें। जी हाँ जी, चले आगे। हाँ सर। यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ काम करने वाला है। कभी हम डायग्राम बनाएंगे, कभी हम वेक्टर्स को आई और IJK में लिखेंगे, लेकिन काम एक ही करना होगा कि जब भी किसी की वेलोसिटी हमें निकालनी होगी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छे से लिख लो। तो इसको मैं फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ, और जिससे कि हम इसको जब हम ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस VA, तो VA क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ग्राउंड पे अटैच है, अगर किसी और के साथ अटैच होगा तो उसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, पर उतना कॉम्प्लिकेट, कभी एडवांस लेवल में जो कॉम्प्लिकेट किया जाता है तब ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मली आपके जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं वो ग्राउंड के साथ अटैच होंगे। तो VA को हम प्रैक्टिकली मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A है रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और रिस्पेक्ट टू जब ग्राउंड बोलते हैं तो मतलब क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राउंड के साथ अटैच है और ऑब्जर्वर ने वहीं पर बैठ के उसको देखा है, तो ग्राउंड से जो नजर आएगा वो यहाँ VA कहलाएगा। तो VA क्या है, वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और VB को क्या बोल दें, यह वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से देखने पर जो B की वेलोसिटी नजर आएगी वेक्टर फॉर्म में, उसे हम VB कहेंगे। तो VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसको भी लिख लें, VB रिस्पेक्ट टू A क्या है, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, velocity of B with respect to A। इसको बहुत बढ़िया से लिख लें। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब B रिस्पेक्ट टू A लिखते हैं तो आपसे पूछेगी ऑब्जर्वर कहां पर है, A पर या B पर, दो बॉडी यहाँ पे A एंड B, तो वेयर इज सिटिंग द ऑब्जर्वर। हाँ जी, क्या बोलोगे? जब मैं वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A निकालना चाहता हूँ एज एन ऑब्जर्वर, तो मुझे कहाँ जाके बैठना पड़ेगा, A पर या B पर? ए पर। A पर बैठना होगा। और किसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, बी को। B को। ये बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यानी A पर जाके बैठेंगे, B को ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी वेलोसिटी नजर आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। डन? जी सर। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसका छोटा मोटा एप्लीकेशन देखिए, एक जीरो लेवल सवाल की तरह अगर मैं लूं कि अगर मान लो ये दो बॉडी है A एंड B, ठीक है ना, ग्राउंड से ही है, तो A का जो वेलोसिटी है वह है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ, और B का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं भाई वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B क्या होगा और B रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, राइट। और ये मैं बता देता हूं बस आपको कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, इधर ये जा रहे हैं, इसके पीछे तो वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, बट ये दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद से ले लेते हैं। हम कहते हैं चलो जी हम अज्यूम करते हैं आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज लाइक दिस, दैट एक्स एक्सिस इज अलोंग ईस्ट एंड द वाई इज अलोंग नॉर्थ। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में मैं क्या कह सकता हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ A लिख सकता हूं इन द वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड तो 5 है,
और डायरेक्शन अभी मैं आई कैप 5i कैप लिख सकता हूँ, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। जा तो ईस्ट में रहा था और मैंने ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं इसे लिखूंगा 5i कैप, राइट। और वीबी को क्या लिख लूंगा, 10i कैप। और अगर आपसे मुझसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो बस मैं फॉर्मूले को यूज करूंगा, वी ए माइनस वी बी, और वैल्यूज पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, वी को रख दूंगा, क्या रखूंगा 5i, और इसको रख दूंगा 10i, क्या आने वाला है -5i। अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है, ये -5i का मतलब क्या है। यानी बी से बैठकर जब ए को देखा तो ए किधर जा रहा था, प्लस आई में या माइनस आई में, यानी प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या माइनस एक्स के अलॉन्ग। वापस बताइए, क्या पूछा था, वापस बताइए। मैंने पूछा तो ये बाकी सब बेटा दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, वो एक सेकंड दिमाग थोड़ा हो गया था बस। अरे भाई कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप फुल कंसंट्रेशन से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे भाई हमारा माइंड एक साथ दो थॉट नहीं देख सकता भाई, दो चीजें नहीं सोच सकता एक वक्त में, एक ही बात आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो यहाँ से तो हट ही जाएगा, तो उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करिए प्लीज। तो वी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो ए और बी दोनों हैं वो ईस्ट में जा रहे थे, ईस्ट। और मैंने कहा चलो जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मेरा ऐसा है कि मेरी एक्स एक्सिस क्या है, ईस्ट की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोल सकते हैं। नहीं है सर। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि मैं वेलोसिटीज को आईजे में एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि मुझे तो वेक्टर डिफरेंस इक्वेशन लगानी है भाई। मेरे को तो एक ही चीज पता है रिलेटिव वेलोसिटी में, क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वीबी माइनस वीए, और ये वेक्टर डिफरेंस है, ये कोई 5 - 3 2 नहीं है। तो वेक्टोरियली हमें इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, अब इन्हें प्रॉपर आईजेके में मैंने एक्सप्रेस किया, यानी वीए को लिखा मैंने 5i और वीबी को लिखा मैंने 10i कैप। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं ऐसा, हो सकता है सर। राइट। अब मुझे निकालना था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वी ए माइनस वी बी, राइट। और सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब मुझे इस आंसर को इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, समझना है। खुद चाहता हूं मैं कि यार समझ में तो आई है, -5 आई तो गया, पर इसका मतलब क्या है। सर इसका तो मतलब, बी पर, हाँ हाँ गुड, बताओ। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बी है वो इवेंचुअली रिलेटिव वेलोसिटी -5 में वेस्ट जा रहा है। यानी 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 बी सेकंड पर बैठ के अगर ए को देखोगे तो वो तुम्हें ईस्ट में जाता हुआ दिखेगा या वेस्ट में, पहली चीज। सर वेस्ट में, क्योंकि हमारी स्पीड ज्यादा है। बस, तो ये -i कैप भी दिखाई रहा है, क्योंकि +i कैप था ईस्ट की तरफ, तो -i किधर था, वेस्ट की तरफ। तो आंसर ही अपने आप को बता रहा है कि किधर जाने वाला है। अगर हमारा आंसर ही -5i कैप आया है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो वेस्ट की तरफ है। वो तो वेस्ट। अदरवाइज हम समझ सकते हैं कि ऐसा होगा भी, है ना। और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 5। यानी बी पर बैठ के ए हमें 5 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। जो ऑब्जर्वर बी पर बैठेगा उसे ए वेस्ट में जाता हुआ नजर आएगा विद द मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये एकदम क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। हाँ जी अंशिका जी, आपकी आवाज नहीं आई बहुत देर से। Yes, sir, clear. हाँ क्लियर है। अच्छा यही अगर वेलोसिटी ऑफ बी निकालने में रिस्पेक्ट टू है, So it would have been 10 minus 5. तो 10 मतलब ईस्ट में 5 हाँ यानी ईस्ट में 5, बिल्कुल ठीक है ज्यादा ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अब यही मैं ए और बी का अपोजिट ले लेता, यानी अगला सवाल मैं ऐसा ले लूं कि भाई ऐसा देखो कि ए तो है इधर जो जा रहा है 5 से, और बी है इधर जो जा रहा है 10 से, पर किधर, 10 से जा रहा है वो वेस्ट में, ठीक है ना। ए जा रहा है ईस्ट में, बी जा रहा है वेस्ट में। तो आप क्या बोलेंगे, ए से बैठ के जब बी को देखेंगे तो बी कहाँ जाता हुआ नजर आएगा और किस मैग्नीट्यूड से। अगर ए पर बैठकर बी को देखेंगे तो बी कहाँ जाता हुआ नजर आएगा, किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा और किस मैग्नीट्यूड। तो बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। यानी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं, ऑब्जर्वर बैठा है ए पर, ऑब्जर्व कर रहा है बी को, तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA, और VB हम क्या लिखेंगे अभी, अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है x एक्सिस y एक्सिस, तो मैं B को लिखूंगा माइनस टाइन आई कैप, और माइनस तो क्या फॉर्मूले का है ही, और VA क्या हो गया 5 आई कैप, तो सॉल्व होके क्या आया माइनस का 15 आई कैप, यानी B आपको वेस्ट में जाता हुआ नजर आएगा विद द मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकेंड। सोचिए कैसे ही होने वाला है। सर आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ बोलो बेटा। सर अगर जैसे अभी ये वेस्ट और ईस्ट में था तो अच्छा, नॉर्थ और साउथ में भी सेम एक मिनट, जैसे तुमने पहले आप बोला था वैसे बोलो, आवाज तेज हो गई थी, अभी फिर से कम हो गई, थोड़ा माइक के पास आके बोलो। सर अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ जैसे अभी हमने ईस्ट और वेस्ट किया था वैसे ही नॉर्थ और साउथ में भी होगा सेम। बिल्कुल। और देखो, हाँ बिल्कुल, सर के वाले डायरेक्शन में हर जगह होगा, लेकिन बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे हम एक्स वाई अगर प्लेन ले लेते हैं अर्थ के सरफेस पे, जेड होगा प्लस जेड ऊपर, तो माइनस जेड के लिए जरा नीचे खोद के जाना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना, बट पॉसिबल हर जगह ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, सब में है, बट नीचे जाने में तो दिक्कत होगी, खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं दैट इज वेरी मच पॉसिबल, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये खैर एनीवे क्लियर है मेरे ख्याल से कि माइनस 15 आई कैप को आप कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं। यू विल से कि फ्रॉम ए द वेलोसिटी ऑफ बी विल बी 15 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट में जाता हुआ नजर आएगा विद द मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकंड। कैसा होगा, क्या सही है, समझ में आता है? हाँ सर आराम से समझ आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही। तो चलिए, तो ये बहुत सिंपल सा पहले था कि एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हो, थोड़ा सा आइडिया हो, अदरवाइज बाकी सवालों में हम उतना विजुअलाइज नहीं करेंगे ऑल दो, ठीक है ना, लेकिन ये सिंपल केसेस हैं, इनको हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, इन्हें थोड़ा 90 डिग्री पे घुमा देते हैं। जैसे पहले हमने क्या किया, सेम डायरेक्शन में दोनों को रखा, फिर हमने दोनों का अपोजिट में लिया, अब हम दोनों को 90 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई क्रॉस रोड है मान लो, है ना, ऐसी रोड्स हैं जो 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। और दिशाएं क्या है भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये ए है, ए जा रहा है ईस्ट में, फिर से वही 5 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है वो जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। तो ईस्ट के अलोंग एक्स है और ये वाई है, और याद रखिएगा ये वर्टिकल ऊपर नहीं है, एक्स और वाई दोनों सरफेस के अलोंग है, ठीक है ना। चारों दिशाएं जो होती हैं वो अलोंग द सरफेस ही होती है ना, ईस्ट वेस्ट, आगे नॉर्थ, पीछे साउथ, ऊपर और नीचे अलग है ना, अपर एंड डाउनवर्ड, वो के और माइनस के की बात हो जाएगी। तो चलिए, अभी हमने एक्स और वाई ये ले लिया, ईस्ट वेस्ट के अलोंग, और नॉर्थ मैंने लिया वाई का अलोंग। तो चलिए, अब अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव रिस्पेक्ट टू बी निकालें इन आई जे के में एक्सप्रेस करें, तो क्या होगा आंसर आपका? तो दोनों जरा फटाफट निकालें, फिर हम लोग चेक करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव रिस्पेक्ट टू बी निकालना है और वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले आप कॉपी में करिए फटाफट, और फिर हम लोग चेक करते हैं। सर अच्छा, दोनों 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 के ग्राउंड से निकालना है, ए और बी की दोनों से निकालना है। तो निकाल दो। जैसे v ऑफ a रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या है, va माइनस bb, तो va क्या लिख दूं मैं, 5 आई कैप, और b का लिख दूं आई कैप माइनस 10 10 जे कैप, है ना, 10 जे कैप। तो अब मैं ए की वेलोसिटी को अगर मान लो आपसे कहूं कि ड्रॉ कर दो, यानी इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव है, बट जे कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव। ए की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, ये देखो पॉजिटिव, और जे कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव। तो ये वेक्टर कैसा होगा, इसका एक्स तो है इधर, जे है इधर, तो ये कहीं इधर जाता हुआ नजर आएगा, यानी बी पर बैठ के अगर ए को देखेंगे तो ए कहीं इधर जाता हुआ नजर आएगा। इस बात को समझो, यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी हमें, हाँ जी बोलो। न्यूमेरिकल में इतने ही छोड़ देंगे 5i माइनस 10j पे। नहीं नहीं, बहुत कुछ करेंगे, अभी तो पहले यहाँ तक तो आओ पहले, है ना। तो इसे 5i माइनस 10j लिख देंगे,
तो अगर मान लो हमें ईस्ट वेस्ट के हिसाब से इसका डायरेक्शन देना हो कि बी को क्या दिखेगा, किधर जा रहा है ए, है ना, बी को क्या दिखेगा, किधर जा रहा है ए और किस मैग्नीट्यूड से जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही दोगे। यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर यानी 25, 100 का मतलब 10 का 100 हो गया, तो ये 125 का रूट, 125 क्या होता है, 5√5 ये होता है ना, तो 5√5 हो जाएगा ये, और 5√5 तो चलो हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात आई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या बताएं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट होता ना, इतना एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस वेक्टर का क्या दोगे डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंगल को निकालना है, सपोज ये थीटा निकालना है, तो ये थीटा क्या होगा, कैसे निकालोगे इस थीटा को। हाँ जी अंशिका, डायग्राम दिख रहा है, यस सर। तो ये मैग्नीट्यूड से समझ में आ गया होगा 5√5। यस सर। अब हमें एंगल चाहिए, यानी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जाता है वो दिख रहा है, एक्स एक्सिस एंगल थीटा मैंने एक्स से बना दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द थीटा, तो tan थीटा अगर मैं बोलूं क्या होगा, वेक्टर्स में हमने सीखा हुआ है, पर सीखते हैं वेक्टर्स में, tan थीटा क्या होता है वैसे भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इस केस में बेस क्या है, हम बोलेंगे 5, जिस एंगल की साइड है इधर एंगल के साथ वाली वो कौन सी है, 5, तो दिस इज 5, दिस इज 10 और ये हो गया रिजल्टेंट, है ना, 10 मतलब y कंपोनेंट इज 10 ना, देखो ध्यान से 5y माइनस 10 जे लिखा हुआ है ना, क्या समझ में आ रहा है। तो ये वेलोसिटी है कौन सी, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, x कंपोनेंट क्या है इसका 5 और j कंपोनेंट क्या है इसका 10, तो ट्रायंगल अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, ये वाला है 5 और ये वाला क्या है 10, तो ट्रायंगल अगर पूरा हो गया तो tan थीटा क्या होगा 10/5 यानी कि 2। क्या ये बात समझ में आ रही है यस सर। अदनान। जी सर। हाँ, अगर ये हाँ बोलो बोलो अदनान कुछ कह रहे हो, समझ आ गई। चलिए तो tan थीटा 2 आ गया हमारा, है ना, तो tan थीटा 2 है तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स 2 लिख देंगे, चलो वैल्यू आ गई, सपोज मिल गया, है ना, 30 डिग्री 45 नहीं आई बट कुछ आ गई। नाउ वी नो द एंगल थीटा, तो अब इसका डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, क्या बोलोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, इट इज तो ये क्या होगा, साउथ ऑफ ईस्ट है ये, यानी ईस्ट में खड़े हो जाओ, पहले ईस्ट की तरफ जाओ, इस साउथ की तरफ घूम जाओ बाय एंगल थीटा, तो विल से द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसको जरा समझ लेना इस टर्मिनोलॉजी को। भाई मैं तो अभी क्लास में हूँ, एक मिनट जवाब दे दो। चलिए जी, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ कि थीटा जो है डायरेक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इस बात को पहले समझ लेना, क्या ये क्लियर है कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ जी अंशिका, तो बेटा आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, सर आ रही है। आ रही है, ओके। तो मैंने लिखा कि जो डायरेक्शन इस वेलोसिटी की है, कहां से देखने पर, बी से देखने पर, बी से जब हम ए को देखेंगे तो वो हमें कहां जाता हुआ नजर आएगा, ग्राउंड से हम अगर देखते ए को तो कहां जा रहा था वो, ईस्ट में, वो ईस्ट जा रहा था, लेकिन जब हमने बी से बैठ के देखा तो कहां जाता हुआ नजर आ रहा, थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो ऐसा में कैसे पता लगा, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली ए की रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी से देखने पर ए का वेलोसिटी क्या होगा, और वो क्या निकल के आया 5i माइनस 10j, मतलब ईस्ट की तरफ उसका जो कॉम्पोनेंट है वो 5 है और माइनस जे किधर है, साउथ की तरफ।
यानी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर निकला, साउथ की तरफ, कितना 10, ठीक है ना। तो इस नेट वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है साउथ की तरफ है 10, ईस्ट की तरफ है 5, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं इट इज थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट के साउथ में। इस लाइन का मतलब क्या समझ में आ गया आपके सबके? कुछ हाँ या ना में जवाब दो यार, नहीं आया तो बताऊं, आ गया तो आगे चलो। अदनान बोलो। मुझे नहीं आया ये वाला पार्ट। नहीं आया ना, नहीं आया। चलो कोई बात नहीं आया। तो ये जो नहीं आया वाली बात है जल्दी बोल दो, जिससे मैं दोबारा बता दूं, कोई इशू नहीं है। देखो देखो ध्यान से, जैसे 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट और ये है नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है जी। अगर कोई जाता है एग्जैक्टली इस तरफ तो इसे तो हम ड्यू ईस्ट कह देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर जा रहा है तो ड्यू नॉर्थ है भाई, इधर जा रहा है ड्यू वेस्ट है, इधर जा रहा है ड्यू साउथ, ये तो हमें मालूम है, इसमें कोई डाउट? आंसर बहुत देर में दे रहे हो यार, यस और नो, क्लियर है ना अंशिका? क्लियर है सर। यस सर। अच्छा, अब मैं अगर इसको रब कर दूं, मतलब ये तो हमें मालूम है, तो सिंपल सा है एकदम। तो ईस्ट में जा रहा है तो ड्यू ईस्ट बोल देते हैं, वेस्ट में जा रहा है तो ड्यू वेस्ट बोल देते हैं, ये तो हमें मालूम है। अच्छा, कोई अगर इस तरफ जा रहा है ये एंगल 45 है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है इसका, ये भी मालूम है ना। तो ये मुझे शायद 4 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये क्या है, ड्यू नॉर्थ वेस्ट, एंगल 45 है, तो ये क्लियर है अदनान? क्लियर है ये? चलिए अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो ये तो हमें आता है। देखो इसमें डाउट है पूछ लेना, यानी एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट क्या होता है, साउथ वेस्ट क्या होता है, एकदम क्लियर है। हाँ सर। अब अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, अब ना तो ये ड्यू ईस्ट है ना ड्यू नॉर्थ है और ना ही ये नॉर्थ ईस्ट है। अब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, ईस्ट की तरफ खड़े हो जाओ, चेहरा अपना ईस्ट की तरफ लेके खड़े हो जाओ। अब तुम्हें किस तरफ घूमना होगा इस दिशा में जाने के लिए, नॉर्थ की तरफ घूमना है या साउथ की तरफ घूमना है? सर नॉर्थ की तरफ। तो इसको मैं लिखूंगा, दिस डायरेक्शन इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बस हमारी, यानी ईस्ट में खड़े हो गए और नॉर्थ की तरफ घूम गए, कितना भाई 30 डिग्री, ज्यादा नहीं जाना, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएंगे। इस डायरेक्शन में जाना है तो हम 30 डिग्री घूमेंगे और हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ देर सर से आ रहा है, समझ गया अभी। क्लियर है जी अंशिका? अंशिका जी यस क्लियर है? सर। अच्छा, इसी को अगर मैं ये बोल दूं कि इट इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या ये दोनों एक ही बात है? यस सर। क्या मैं इसी डायरेक्शन को 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल सकता हूं? यस सर। तो अंशिका ने कहा यस। अदनान जी आप क्या कहते हैं? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ना, हाँ बोल सकते हैं। ऊपर वाला यार, तुम बीच में कुछ कर रहे हो यार, कुछ तुम फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हो लग रहा है, ध्यान तुम्हारा इधर उधर जाता है। चलो मैंने बोल कर रहा हूँ ट्राई। और चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर जो है मैंने क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऊपर मैंने क्या लिखा है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो क्या ये जो मैंने एरो बनाया, ये दोनों डायरेक्शन इसी के हैं, ये दोनों अलग हैं? दोनों को मतलब ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, सही है। बस, है ना भाई, इतनी सी बात हमने यहाँ समझनी थी। अब चलो आते हैं वापस अपने सवाल पे। कौन सा सवाल था वो? शायद ये था, देखो ध्यान से। यानी डी जा रहा था नॉर्थ में 10 मीटर पर सेकंड और ए जा रहा था ईस्ट में 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने कहा जी ए की वेलोसिटी क्या होगी रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने कहा ये होगी 5i-10j, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा 5√5। अब बात आई थी इसके डायरेक्शन की, तो ये थीटा हमने निकाला, तो ये थीटा क्या आया, 10 थीटा आया, 10 10/2 10/5 सॉरी 10/5 दैट इज 2।
तो थीटा इज tan inverse 2. So we got this angle theta with the x-axis or with the direction east. So can I now say it as a direction of velocity is theta degree south of east? इस लाइन को हमें समझना था. क्या ये हमारी समझ में आया? देखा गया यार. ठीक है भाई, ये जो मैंने यहाँ लिखा साउथ ऑफ ईस्ट, क्या अब ये लिखा जा सकता है? तो यहाँ आपको भी अभी कंफ्यूजन हो रही होगी यार ये कैसे लिख दिया. नहीं ये समझ, क्लियर है? जी समझ आ सर, रहा है? जी ओके, गुड गुड गुड. अंशिका क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है. तो यानी अब हम ये समझ गए कि भाई ये जो डायरेक्शंस हैं ये कैसे देने होते हैं, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में बहुत सारे यूज होने वाले हैं, मतलब बहुत जगह यूज होते हैं, तो ये भी शुड नो है. तो चलिए, तो ये मैंने बहुत सिंपल सिंपल केसेस स्टार्ट किया कि सेम डायरेक्शन में भी जा रहे थे, अपोजिट जा रहे थे, 90 डिग्री पे जा रहे हैं, है ना. तो इस तरह के कुछ केसेस हमने सिंपल सिंपल से देखे. अब जो रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत ही पॉपुलर से केस हैं, वो एक तो है रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम. ठीक है ना, ज्यादातर एग्जाम में तो यही आती है. तो रिवर बोट एक तो क्या हम रिवर बोट को कर लें? क्या देखा जाए नेक्स्ट केस को? यहाँ तक क्लियर है? ये आपने जो लिखा था जी क्लियर है बेटा? चलिए, तो मैं आगे जा रहा हूँ और हम बात करते हैं हम रिवर बोट प्रॉब्लम की. ठीक है ना. तो रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अगर चलो अभी पढ़ा है क्या? टॉपिक तो पढ़ लिया होगा यार काइनेमेटिक्स से. ये रिवर बोट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर आई थिंक पढ़ा है. मैंने पढ़ाया था? नहीं सर, आई थिंक स्कूल में शायद पढ़ा है. पढ़ा है, हाँ. रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो चलिए अब हम देखते हैं, चलो ये रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है. देखो, इसमें बस पहले समझो, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझना है. देखो, अगर मान लो ये रिवर के शोर हैं, दो किनारे, और सोचो ये पानी है और ये रुका हुआ है, रिवर फ्लो नहीं कर रही है ना, रुकी हुई पानी. तो तुमने कागज की किश्ती बनाई और इस पे रख दी. अब ये कहीं जाएगी या वहीं रहेगी? So it will go with the flow of the water, I think. बट मैंने क्या बोला था अभी? द रिवर इज नॉट फ्लोइंग, इट इज एट रेस्ट, इट इज स्टिल वाटर. मैंने कहा कि एक रिवर है, रिवर बोल दिया मैंने, कहा बहती है, रिवर तो मुझे बहती है शायद, ठीक है ना, पर चलो एनीवेज. तो ये एक रुकी हुई नदी है, ऐसा बोल देता हूँ, रुकी हुई रिवर है ना. चलो स्विमिंग पूल है जैसे, पानी में फ्लो नहीं कर रहा. तो अगर मैंने कोई कागज की किश्ती इस पर रख दी पानी पर, तो क्या वो कहीं चलेगी, जाएगी अपने आप, ही नहीं जाएगी? सर अगर स्टिल वाटर है तो नहीं जाएगी. हाँ जी, बिल्कुल सही बात. स्टिल वाटर है तो नहीं जाएगी, एकदम सही बात. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. अब अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ ए एंड बी पॉइंट्स, एग्जैक्टली अपोजिट शोर्स पे अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट लेता हूँ ए एंड बी, और जो इनके बीच में विड्थ है उससे मैं ले लेता हूँ कुछ डी. डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर. और ये मैंने एक लाइन खींच दी और रिवर स्टिल है. अब मान लो एक स्विमर को ले आते हैं, है ना, या फिर वो दूसरी छोटी सी बोट ले लेते हैं, मोटर बोट टाइप की, वो इस डायरेक्शन में चलवा देते हैं. Now the boat is going in this direction and the river is still. The river is still. और ये एंगल थीटा है मान लो. ठीक है. तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है इस बोट की, क्या वो इसी डायरेक्शन में है? क्या वो एबी लाइन से थीटा एंगल ही बना रही है? क्या बोलोगे? The river is still and the boat is going along this line, making angle theta with the line AB. AB से थीटा एंगल पर जा रही है बोट, और तुम ग्राउंड से देखते हो. जब ग्राउंड से देखते हैं तो क्या दिखता है? वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी होती है? रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ द बोट रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, राइट. और जब वाटर के रिस्पेक्ट में देखना होता है तो एज एन ऑब्जर्वर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें वाटर पे जाना पड़ेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हमें अटैच हो जाना पड़ेगा. Now we are as an observer, we are attached with some molecule of the water. अगर वो मॉलिक्यूल स्टिल है, रुका है, तो हम भी रुके हैं, और वो फ्लो कर रहा है तो हम भी उसके साथ, ठीक है ना, हम भी फ्लो करेंगे, मूव करेंगे.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। तो चलिए Yes, पहले sir. हमने, हाँ तो पहले हमने क्या किया, वाटर को स्टिल कर दिया, फ्लो नहीं है, रिवर बह नहीं रही, और ग्राउंड से देखा और ये बोट इधर ही जा रही थी थीटा एंगल पर, हमने चलाई इधर, चला दी थीटा एंगल पर। अब हम ग्राउंड पे जाके खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई हाँ ये थीटा एंगल ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये थीटा चेंज होने वाला है या ये थीटा पे ही जाती जाएगी सीधा, द रिवर स्टिल? Sir, question समझ नहीं आया. समझ नहीं आया? कॉम्प्लिकेटेड है। चलो फिर इसको ना सीधा आसान कर देता हूँ। क्या ट्विस्ट रहेगी या नहीं रहेगी है बेटा? सर? आप मुझे एकदम आखिरी क्वेश्चन के लिए वो बताइएगा। चलो ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। जो एग्जांपल मैं नॉर्मली लेता हूँ वही लेता हूँ, आपको ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। मान लो ट्रेन की बोगी है, ट्रेन है, खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। इसी इसी चलो, ये जो ट्रेन है, ट्रेन की बोगी ये खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, रुकी हुई है। ध्यान से सुनना। तो मान लो ये ट्रेन की बोगी है जो मैंने बनाई है, ये ट्रेन की बोगी है और ये पानी वानी नहीं है, इसका फ्लोर है ना। ट्रेन ने इधर जाना था, जाएगी जब भी। तो अभी फिलहाल ये ए और बी मैंने दो एक लाइन बना ली ऐसे, ठीक है ना। और एक पर्सन है जो इधर जाना शुरू करता है, इधर जाना शुरू करता है 5 मीटर पर सेकंड से, सपोज इस डायरेक्शन में। एकदम ठीक से विजुलाइज कर दो, क्या बोला मैंने, क्या लिया है, ट्रेन की बोगी। विजुलाइज हो गया ट्रेन की बोगी? जी सर। अच्छा, अब ट्रेन की बोगी में ए से बी ये दो पॉइंट है, डोर इधर है ना, पीछे वाला डोर इधर है, आगे वाला डोर इधर है ना, इधर से निकल के इधर जा सकते हैं। तो ए और बी सामने सामने है पॉइंट्स, है ना। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और कोई पर्सन जो है वो इस ए बी लाइन से थीटा एंगल पर जा रहा है विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और ट्रेन रुकी हुई है, बोगी रुकी हुई है। और मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ भाई इसकी वेलोसिटी क्या है रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपसे कहा कि चलो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ। तो पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको कहाँ जाके खड़ा होना है, ग्राउंड पे या ट्रेन के अंदर। ग्राउंड मतलब प्लेटफॉर्म बाहर। हद हो गई यार। अगर मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है तो कहाँ, ग्राउंड पे खड़े होगे या हवा में जाओगे, कहाँ जाओगे? ग्राउंड पे। अरे बोलो ना, अंशिका जी सुन रहे हो आप जो मैं आप बोल रहा पूछ रहे थे ट्रेन में बैठना है बाहर। हूँ? ओके, सुनो ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन रुकी हुई है और एक पर्सन जो है ए बी लाइन से थीटा एंगल पर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ट्रेन के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली, है ना। फ्लोर जो है उसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर सेकंड। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है ट्रेन के बाहर खड़े हो जाओ और उस बंदे को देखो, पर्सन को देखो, एक ट्रेन के अंदर जाके खड़े हो जाओ। तो दोनों केस में तुम्हारी जो रीडिंग आएगी स्पीड की वो सेम आएगी या डिफरेंट, ये बताओ पहले। Sir, I think different. डिफरेंट, क्योंकि मेरा डिस्टेंस इनसे डिफरेंट है। अच्छा, नहीं रुकी हुई ट्रेन में नहीं अगर कोई सर, चल रहा आएगा, है सेम आएगी। सेम आएगा भाई, सेम आएगा। ये सिर्फ हमारी दूरी डिफरेंस है कि, और फिर उनके कुछ स्पीड की डिफरेंस नहीं है, और हमें एक स्पेसिफिक जगह पे हैं, हम नहीं हिल रहे। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर ट्रेन रुकी हुई है तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होके भी देखे ना, अंदर झांक के देखेंगे भाई ये पर्सन की स्पीड क्या है, तो वो भी 5 ही दिखने वाली है अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालेंगे। और अगर हम ट्रेन के अंदर जाके भी खड़े हो जाएंगे तो भी हमें 5 मीटर पर सेकंड ही नजर आएगा। क्या एग्री करते हैं, क्या ऐसा है? हाँ सर। है ना, नाम तो करता है अंशिका। अंशिका को नहीं समझ में आ रही है रिवर बोट में ट्रेन कहाँ से आ गई? नहीं सर, आ रहा है. आ रहा है समझ में? चलो, तो यानी यहाँ पर है कि ट्रेन एक रुकी हुई ट्रेन और एक पर्सन की जो वॉकिंग स्पीड है रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। एंड तुम ट्रेन के अंदर जाके ऑब्जर्व करोगे तो भी 5 नजर आएगा और ए बी लाइन से ये एंगल थीटा होगा। और अगर तुम बाहर प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे तो भी ये 5 होगा। इस बात को तो हम लोग एग्री कर रहे हैं, हम समझ गए। अब क्या करता हूं, मैं ट्रेन को भी मूव करवा देता हूँ किसी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। इधर जा रही है ट्रेन, अब ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन के अंदर से खड़े होकर फिर से तुमने इस पर्सन को देखा जो इसी दिशा में जा रहा था, और इसकी वॉकिंग स्पीड क्या थी, स्टिल क्या होती है, तो वही होगी ना जो फ्लोर के रिस्पेक्ट में है। तो क्या ऑब्जर्व होगा ट्रेन के अंदर से, क्या ऑब्जर्व होगा, स्टिल ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और एंगल क्या है इसका, थीटा विद द लाइन एबी।
क्या ये बात सही है? क्योंकि ट्रेन के अंदर से अगर हम देखें तो क्या फर्क पड़ता है ट्रेन रुकी है या चल रही है भाई, इस बात को समझो। बाहर से डिफरेंस होगा इसमें बस। बाहर से डिफरेंस होगा, ट्रेन के अंदर तो वही स्पीड होगी, है ना, ट्रेन रुके या चले क्या फर्क पड़ता है ना। ट्रेन के अंदर हम भी हैं और वो भी ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो हमें जो ट्रेन के अंदर उसकी स्पीड नजर आने वाली है वो 5 मीटर पर सेकंड की आएगी, है ना, और इतने ही एंगल पे जाता हुआ दिखेगा जो ये भी लाइन है। अंशिका जी बताएं, नहीं समझ आया? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। है ना, ऑन द वे है, धीरे धीरे आ रहा है। चलो, तो यानी ट्रेन के अंदर से हम देख रहे हैं तो ये हमें दिखेगा, ठीक है ना। अब एक चीज तो एकदम क्लियर है कि भाई देखो ना, सोच, चल तुम भी सोचो कि तुम्हारी जो वॉकिंग स्पीड है वही रहने वाली है, ट्रेन चले ना चले क्या पड़ता है। तुम पिछले डोर से अगले डोर तक जाना चाहती हो, ट्रेन रुकी है और तुम्हें 10 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन चल पड़ेगी तो क्या 20 सेकंड लगने लग जाएंगे क्या, ये बताओ, या अभी कोई 10 सेकंड लगेंगे? अंशिका जी, ट्रेन में सफर किया नहीं किया ये बताओ तो पहले। सर याद नहीं आ रहा, अगर किया भी हो तो। ट्रेन में सफर किया ही नहीं है, मतलब ये याद नहीं आ रहा कि सफर किया कि नहीं किया या क्या नहीं याद आ रहा? शायद से किया है एक बार। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले आ चुकी है एक बार। मैं 1 आवर से एक बच्चे को समझा रहा था ये एग्जांपल, वो समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने आखिर में उससे पूछा, बेटा ट्रेन में कभी गए भी हो या नहीं गए हो? उसने कहा सर मैं गया ही नहीं हूँ एक्चुअली तो एग्जांपल में ये गलत ले रहा हूँ ना, इसका मतलब। सर गई हूँ पर बहुत टाइम हो गया इसलिए शायद नहीं आ रहा। ओके, बस बस में एक मिनट में समझ आ गया, मैं बहुत बार ट्रेन में गया हूँ। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा बस बस में तो गए हो बेटा कि नहीं? सर स्कूल बस में तो गई हूँ। राइट, तो जो पिछले डोर होता है उस डोर से अगर मान लो अगले डोर से जाना हो, है ना, और तुम्हें मान लो कितना, मान लो क्या मान लें 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है ना, सपोज खाली खाली बस है और पिछले डोर से तुम्हें अगले डोर तक जाना पड़ता है, तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, सपोज 2 मिनट्स, तो क्या मैटर करने वाला है कि बस रुकी है चल रही है? डू थिंक टाइम में अलग कुछ आने वाला है या सेम टाइम लगेगा? सर एक बार रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि बस चले या ना चले, the bus is moving or not, will it matter if you move from the rear door to the front door? पीछे वाले दरवाजे से आगे वाले दरवाजे तक तुम चलती हो, चल के जाती हो, और तुम्हें रुकी हुई बस में 2 मिनट लगते हैं, तो चलती बस में ज्यादा टाइम लगने वाला है या 2 मिनट लगेंगे? सर वो बाकी सारे डिस्टेंस तो सेम ही होगा पर चाहे वो चल रही हो। राइट, डिस्टेंस सेम है, और तुम्हारी जो वॉकिंग स्पीड है रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द बस वो भी तो सेम ही है। मतलब इस बात को यस सर। छोड़कर कि यार तुम बोलोगे जग सर वो बस चलेगी तो थोड़ा इधर उधर होंगे, गिरेंगे कुछ, वो सब छोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। वी आर नॉट टेकिंग दैट थिंग इन अकाउंट, वी आर जस्ट टेकिंग द थिंग कि द डिस्टेंस रियर का फ्रंट डोर से सेम है, और तुम्हारी जो वॉकिंग स्पीड है रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द बस वो सेम है, ये मानते हुए चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ये नहीं बोलोगे कि यार बस चल रही है तो सर थोड़ा गिरेंगे उधर तो मुश्किल होगा, थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे, नहीं वो हम अकाउंट में नहीं ले रहे। हम ये जस्ट ये बोल रहे हैं कि योर वॉकिंग स्पीड रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द बस इज सेम, एंड द डिस्टेंस डेफिनेटली, डोर्स के बीच में दूरी तो चेंज नहीं होने वाली ना बस की, तो वो भी सेम है। तो जब डिस्टेंस और स्पीड सेम है तो टाइम तो सेम लगने ही वाला है ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो खैर मैं फिलहाल इतना से कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी वॉकिंग स्पीड होती है ना बस में, वो बस की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। इसे हम विजुलाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको याद ही कर लेते हैं, डजंट मैटर कि हाँ भाई हमारी वॉकिंग स्पीड तो वही रहेगी, है ना, बस चले या ना चले दैट विल नॉट मैटर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब जो अगली चीज है, बेटा आवाज आपकी फिर कम हो गई यस सर। चलिए राइट, तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल मैं क्लियर करना चाह रहा था कि अगर मान लो बस के अंदर कोई मूव कर रहा है और बस रुकी हुई है ना, तो जो ग्राउंड से हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे वही एक्चुअली बस के अंदर से करेंगे। एग्रीड और नॉट? ये बात सही है? बस अगर रुकी हुई है और कोई पर्सन बस के अंदर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करने के लिए मैं दो एक्सपेरिमेंट करूंगा। एक बार मैं बस के अंदर जाऊंगा, ऑब्जर्व करूंगा, नोट करके आऊंगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, और दूसरी बार मैं बस के बाहर खड़ा हो जाऊंगा,
है ना, वो पर्सन दिखना चाहिए मुझे, मैं मेजर करता हूँ। बस इज स्टैंडिंग, इट इज नॉट मूविंग, और मैंने दोनों जगह से उसका वेलोसिटी मेजर किया। तो अब आप क्या कहेंगे, ये मेजरमेंट जो निकल के आने वाला है, जो रीडिंग आने वाली है वेलोसिटी की, वो डिफरेंट होगी या सेम होगी? जल्दी बोलो, अदनान जी बोल दो। सर बस नहीं हिली ना। अदनान आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर बस हिल नहीं रही है ना। वॉइस इज नॉट क्लियर। अंशिका, तुम्हारा क्या आंसर है भाई? हेलो अंशिका, आर यू सर। देयर? हाँ बोलो, अदनान बोलो। सर बस नहीं हिलनी ना या हिल रही है? हिल नहीं रही, रुकी उसे हुई है। सेम होगी। सेम होगी, ओके। चलिए, तो इस फैक्ट को हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि, और अगर बस को हम चला देते हैं और बस के अंदर से ऑब्जर्व करते हैं तो सेम वेलोसिटी दिखने वाली है, जो हाँ, अंदर जो से अभी सेम दिखेगी, बाहर से अलग दिखेगी बस। बाहर से अलग हो जाएगी। वेरी गुड। तो इस फैक्ट को हम ये यूज करेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ द बोट होता है इन स्टिल वाटर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, है ना। इस पॉइंट को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम पूरे केस को एनालाइज करेंगे, और मुझे लगता है हम अगली क्लास तक ही जा पाएंगे, पर चलो देखते हैं कितना होता है। लेट्स सी। तो इस पॉइंट को पहले बना लो। velocity of boat in still water is the velocity of boat with respect to river। ठीक है ना, ये ले लो। इस पॉइंट को लिख लो कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, है ना, स्टिल रिवर, उसे लिया जाता है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। यानी रिवर जब फ्लो भी कर रही होगी, है ना, और आप मूविंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ बैठकर उसको देखने वाले हो वेलोसिटी को, तो वही नजर आने वाला है, वही वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी जो कि स्टिल वाटर में वेलोसिटी थी बोट की, और जो आपने ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द ग्राउंड। ये दोनों चीजें सेम होने वाली है। हाँ जी अदनान। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, अभी वो बस का जो फ्लोर है ना, उसको रिवर से रिप्लेस करने वाले हैं। रिवर स्टिल है मतलब बस रुकी हुई है, रिवर फ्लो कर रही है मतलब बस मूव कर रही है, राइट? जी सर। हाँ, तो उसको हम कंपेयर करके कर रहे हैं। और जब बस रुकी हुई थी और जो वेलोसिटी हमने ऑब्जर्व की थी, जब बस के अंदर से जब बाहर से, वो सेम आई थी। और जब बस चल पड़ी थी तो बाहर से तो डिफरेंट हो गई थी, लेकिन अंदर वही रही थी। अंदर से। यानी, हाँ, यानी, और अंदर से जब भी हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बस देख रहे हैं। मूविंग बस है चाहे रेस्ट में, पर बस में बैठ कर ऑब्जर्वेशन लेंगे तो दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बस, राइट? इन द सेम वे, रिवर जब फ्लो नहीं कर रही है तो जो भी स्टिल वाटर में वेलोसिटी है ना, स्टिल वाटर में वेलोसिटी है ना, तो वो रीडिंग आपने ले ली है। अब रिवर जब फ्लो भी करेगी और आप रिवर के साथ आप भी फ्लो कर रहे हैं, आप भी वाटर मॉलिक्यूल का मूव कर रहे हैं, और वेलोसिटी को जब मेजर करेंगे तो दोनों क्या आने वाले हैं, सेम। जैसे बस में हुआ था वैसे यहाँ होने वाला। क्या मेरा एग्जांपल क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है। अब हम इस केस को आगे बढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट मैंने अभी लिखा है इसको यूज करना है, इसको समझने के लिए एक्चुअली हम लोग सारे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंड वन दिस थिंग इज क्लियर, है ना, फिर तो मैथमेटिक्स इक्वेशंस बनानी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं बेटा? मैं पहुंच गया सर। ठीक है जी। अंशिका? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। मुझे नहीं है सर। आपको नहीं है? पर अंशिका की तो आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। अंशिका नहीं, यस मतलब यस देयर इज अ डाउट, यस देयर इज नॉट अ डाउट। नो सर, there's no doubt.
ओके देन, चलिए तो हम मूव करते हैं आगे। और अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और इसको देखते हैं कुछ। देखो, ये हमने रिवर बनाई, मतलब शोर बेसिकली, और ये मैंने 2 पॉइंट लिए ए एंड बी। और ये अब जो बोट है वो इस डायरेक्शन में रूल कर रही है, एंगल थीटा है। और ये मैंने लिख दिया वी आर। वी आर मतलब जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी है, लिख भी देते हैं, वेयर वी आर इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है ना, स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी उसे हमने लिया वी आर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, वी आर, राइट। अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और माना कि रिवर जो है फ्लो कर रही है इधर बी कैपिटल आर से, एंड डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर जो है वो क्या होता है, वो वी बी माइनस वी आर होता है, दिस वी नो, फॉर्मूला हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वी बी माइनस वी आर। ठीक है भाई, लिख सकते हैं यहां तक। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से वीवी को सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, यानी मैं फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर दूंगा और ऐसा कुछ लिख दूंगा, है ना। जस्ट वी आर को मैं इधर से उधर ले गया और ये मैंने लिख दिया। तो इसे आप लिख लें, और फिर हम यहाँ इसको आई और जे में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वी आर आई कैप है, यानी वी आर इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैंने लिख दिया वी आर आई कैप। और जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको मैं बस इसको ध्यान से समझ लेना, इसको कैसे लिखने वाला हूं मैं। तो जे कंपोनेंट तो इसका वी आर कॉस थीटा है, आई कंपोनेंट इसका वी आर साइन थीटा है, तो मैं लिखूंगा माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। इसे नोट भी कर लो, और जो स्टेप समझ में ना आए उसको बढ़िया से डिस्कस कर लो, जितना भी करना कर लो, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, बिना क्लियर के हुए हमें आगे चलना नहीं है, तो ज्यादा ये केस समझ में ही नहीं आएगा। इसे नोट करना है, और जो स्टेप मैंने लिखे वी आर और वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर, ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। जो नहीं क्लियर हुआ वो मुझसे पूछ लेना। सर मैंने कर लिया। आपने कर लिया बेटा, और ये दोनों क्लियर है, वी आर और वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर। हाँ सर। चलिए अंशिका आप बताएं। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये एकदम क्लियर है तो फिर आगे फिर देखो देख लेना, है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है इतना मुश्किल तो ऐसा है नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वी आर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वीवी का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा, तो वीवी का एक्सप्रेशन मुझे अब यहाँ लिख लेना है। तो वो देखिए क्या होगा, तो वीवी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है देखो, यानी वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर प्लस वी आर था ना, तो ये हम लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप, और वी कैपिटल आर क्या है, वी आर आई। तो आई के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम एक साथ ले आते हैं, जे को अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वी कैपिटल आर माइनस वी स्मॉल आर साइन थीटा ब्रैकेट आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। देखिएगा ये एकदम क्लियर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द बोट है, और उसका ये एक्स कंपोनेंट है, एक्चुअली दिस इज vx एंड दिस इज vy, ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो इस टॉपिक में इस पूरे फॉर्मूले का ही रोल है, बस इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम जवाब देने वाले हैं, जो भी हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे।
हाँ जी बेटा, नोट कर लिया? वो कर लिया सर। अंशिका आपने? सर 2 seconds. Yes sir, done. आवाज कम आ रही है बेटा आपकी? सर 1 सेकंड रुकिएगा। Yes sir, done. डन। अच्छा, इसमें कोई भी बेटा कोई भी सवाल हो पूछ लेना यहाँ तक। कोई भी स्टेप ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो, पूछ लेना। कर लिया सर। और एक नान एकदम क्लियर है? जी सर। चलिए ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक पूछ रहा हूँ कि डायग्राम बनाते हैं। ये बोट, ये शोर है, ठीक है ना, और ये वाला वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है मान लो। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वाई में मूव करवाएगा? अगर मान लो वेलोसिटी का केवल एक्स कंपोनेंट हो, केवल एक्स, वाई में हो ही नहीं, तो क्या वाई में आप डिस्प्लेस होगे या नहीं होगे? मेरा सवाल है कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, केवल एक्स के अलॉन्ग, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा या नहीं होगा? क्या जवाब भाई? अदनान बोलो। राइट, कुछ कह रहे हो आप? सर आप वापस समझा दिए एक बार। अब लोगों को मेरी आवाज आवाज सुनाई दे रही है बेटा? क्लियर एकदम? सर आ रही है, मेरा वो माइक नीचे गिर जाता है पर ईयरफोन अच्छा, का। कोई वो बात नहीं। अच्छा, ओके, एक बार समझ क्वेश्चन गया। वापस समझा दिए। दोबारा बोल रहा हूँ मैं। अगर आपकी वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में है, केवल एक्स में, तो क्या वाई में आप डिस्प्लेस होगे या नहीं होगे? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ओके, अंशिका बेटा आप क्या बोलते हो? Sir, I think नहीं होगा. ओके, थोड़ा फिर आवाज थोड़ी है ना, माइक के पास आ जाना, जिससे कि थोड़ा सर मुझे नहीं होगा. नहीं। हाँ, तुम्हारी सुन लिया मैंने आंसर, बिल्कुल ठीक है, बट आवाज अब ठीक है। एक्चुअली देखो अदनान, ये समझना है कि जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो एक्स में ही डिस्प्लेस करता है, क्योंकि dx by dt ही तो vx होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ही तो vx है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ही तो vy है। यानी एक्स का जो वेलोसिटी कंपोनेंट वो एक्स में ही मूव करवाएगा, वो वाई में नहीं मूव करवाएगा। अब जिंदगी भर एक्स एक्सिस का लॉन्ग चलते रहो, आप वाई में कभी नहीं जा पाओगे। आपका कोऑर्डिनेट वाई क्या रहेगा? हमेशा 0। बिकॉज कॉज इफेक्ट में बात करनी है। वेलोसिटी कॉज है तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। अगर आपकी वेलोसिटी ही नहीं है वाई में, तो भाई वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा? इस बात को समझो। मतलब वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ पाएगा अगर समझ आपकी वाई में वेलोसिटी नहीं है। पहले क्या ये थोड़ा क्लियर बेटा? हाँ आप समझ गया। एक समझ गए ना? गई थी, हाँ समझ गया। यानी हाँ, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आता है। अब अगर आप एक्स में वेलोसिटी रखोगे तो वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ पाएगा, राइट? जेड में नहीं आ पाएगा, राइट? तो अंडरस्टैंड करना है कि एक्स में डिस्प्लेस कौन करेगा? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। वाई में कौन करेगा? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। एक्स का कोई रोल नहीं है। एक्स कंपोनेंट हो या ना हो, वाई में आप डिस्प्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट हो या ना हो, एक्स में आप डिस्प्लेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है ना? जब वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से तीन वेलोसिटी अवेलेबल है। एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी वेलोसिटी है, जेड में भी वेलोसिटी है। और अगर एक्स में वेलोसिटी है तो एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज। वाई में अगर वेलोसिटी है तो वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज। जेड में वेलोसिटी है तो जेड कोऑर्डिनेट विल चेंज। अगर केवल एक्स और वाई में है तो एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, वाई विल चेंज, बट जेड विल नॉट चेंज। है ना? इस बात को समझो ना। अगर वेलोसिटी केवल एक्स और वाई में है तो जेड वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जेड में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर थीटा डिग्री पर, थीटा एंगल पर रो करता है बोट, यानी डायग्राम ये वाला ले लेते हैं, है ना? थीटा पे रो कर रहा है,
AB लाइन है और थीटा पर रोइंग चल रही है बोट की। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर? द विड्थ ऑफ द रिवर इज d, स्मॉल d. So can you find the expression of time to cross the river? हाँ जी बताइए। तो रिवर को क्रॉस कौन कराएगा? वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट या नेट वेलोसिटी? वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट दोनों है। तो रिवर को क्रॉस करना है, इस बोट शोर से उस शोर तक पहुंचा, जो पहुंचा रहा है कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो कौन सा है? Y Is it the y component? Yes. अंशिका, कहीं क्लियर है? यस सर। अगर आपको A से B जाना है भैया, जितना मर्जी एक्स में चलते रहो, आप दूसरे शोर नहीं पहुंचोगे। अगर आपको दूसरे वाले शोर पे पहुंचना है तो y component is required, and actually this is a y component which is moving you towards the another shore, है ना? इस शोर से उस शोर तक जाने में जो काम करेगा वो कौन करेगा? y component. तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टाइम निकालो A से B, मतलब दूसरे शोर तक पहुंचने का, तो आप क्या बोलोगे? सर टाइम विल बी d अपॉन, यानी d क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, एंड द वेलोसिटी in the y direction is vy, so the time is d upon vy. समझ लेना भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं find the expression of time to cross the river, तो आप कहेंगे सर it is d upon vy. क्या ये सबको क्लियर है? ये d upon vy ही होगा। क्लियर है? हाँ सर। और जो vy है वो कितना आ रहा है भाई? vy था vr cos थीटा। ध्यान देखो, vy क्या था? vr cos थीटा, यही था ना? हाँ सर। तो अब मेरा जो टाइम का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? vr cos थीटा। ठीक है ना? तो ये मेरा एक्सप्रेशन है टाइम का टू क्रॉस द रिवर। और अगर आपसे कोई ये कहे कि फाइंड द एंगल थीटा विद द लाइन AB सो दैट यू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, है ना? तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल थीटा such that river is crossed in shortest time. क्या बोलोगे? क्या करोगे? टाइम को मिनिमम करना है, तो मिनिमम टाइम करने के लिए क्या करोगे? इस डिनोमिनेटर को क्या बना दोगे? मैक्सिमम। आपको ऐसा थीटा ढूंढना है जिसके लिए कॉस थीटा क्या हो जाए? मैक्सिमम। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है ना, न्यूमरेटर तो सेम ही है d, तो इसका मतलब हमारा टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम। राइट राइट, वेरी गुड। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। शाबाश, +1। और कितने एंगल पे होती है? कॉस कितना एंगल होता है जो 1 आता है? कॉस 0। कॉस 0 इज cos 0 सर। 1। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे T is minimum when cos theta is 1, that is या implies theta is 0. तो थीटा जब 0 है तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा टू क्रॉस द रिवर। और वो मिनिमम टाइम क्या होगा? फॉर्मूला क्या था हमारा? d अपॉन वी आर कॉस थीटा। तो ये d बाय वी आर रह जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा तो 1 है ना? सिंस कॉस थीटा इज 1, सो टाइम मिनिमम विल बी d अपॉन वी आर। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर। क्या अनान को आ गई है? अंशिका आपको आ गई बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। गुड। तो चलो इसको दोबारा देखना है, रिवाइज कराऊं थोड़ा सा या क्लियर एकदम?
तो पूरा केस देख लेते हैं, हल्का सा देख लेते हैं। देखो ये बोट था, रिवर है, ब्राउन कलर का मैंने शोर बनाया है ना, ग्रीन कलर से बोट जो है इस दिशा में जाने की कोशिश कर रही है। अगर स्टिल वाटर होगा तो इधर ही जाएगी, हाँ रिवर फ्लो करेगा तो कहीं और पहुंच जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला देखना है कि वेलोसिटी ऑफ द बोट अगर मैं केवल लिखता हूं तो ये बोट कहां से दिखने पर होता है, ग्राउंड से, यानी शोर से अगर हम देखेंगे, नॉट विद द रिवर, शोर से अगर हम देखते हैं तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, है ना। और जब वेलोसिटी ऑफ द बोट रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करते हैं तो हम एज एन ऑब्जर्वर रिवर के साथ होते हैं, स्टिल है तो स्टिल, फ्लो कर रही है तो फ्लो कर रही है, और जो भी हमें बोट की वेलोसिटी दिखेगी दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट रिस्पेक्ट टू द रिवर, राइट। तो वीवी हो गया हमारा इन दोनों वेक्टर्स का सम, दैट इज वी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर प्लस वी आर। तो हमने क्या किया, हमने पहले वी आर को लिखा, वी आर मैग्नीट्यूड था और आई कैप तो लगा ही दिया क्योंकि एक्स क्या होने जा रहा है ये, और वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू आर को भी हमने आई और जे में एक्सप्रेस कर लिया। इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है एकदम, ये स्टेप सही है। जो हमने माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप लिखा प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप लिखा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जी सर। नो सर। अच्छा, इसके आगे फिर आप समझ गए कि वीवी का हमने एक्सप्रेशन लिख लिया आई कैप और जे कैप में। आई में क्या आया था, वी कैपिटल आर माइनस वी स्मॉल आर साइन थीटा, और इसको मैंने कहा है इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और दूसरा वाला क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो वाई कंपोनेंट क्या करेगा, वाई में डिस्प्लेस करेगा, एक्स वाला क्या करेगा, एक्स में डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो फिर हमने अगला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताओ भाई टाइम कितना लगेगा टू क्रॉस द रिवर, तो आपने कहा कि भाई वाई में क्रॉस करना पड़ेगा, वाई में डिस्प्लेसमेंट चाहिए विच इज डी, इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो कौन मूव करवाएगा वाई में, वाई कंपोनेंट, तो हमने डी को वी वाई से डिवाइड किया तो हमें टाइम मिल गया। तो एक्सप्रेशन क्या आया, डी अपॉन वी आर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा 30 डिग्री रखोगे 60 रखोगे तो ये फॉर्मूला यूज करो और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर पूछा गया कि अच्छा थीटा की एंगल वैल्यू ही बताओ सो दैट टी इज मिनिमम, मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। तो आपने कहा ठीक है, फिर cos थीटा को मैक्सिमम कर देते हैं, cos थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो टी मिनिमम हो जाएगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और +1 कब होती है, जब थीटा 0 होता है। तो ये रिजल्ट आ गया कि व्हेन cos थीटा इज 1 और थीटा इज 0 वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ टी मिनिमम व्हिच इज इक्वल टू डी अपॉन वी आर। क्या ये बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी, डन। तो आज फिर यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे ले जाऊंगा, है ना। मोस्ट ऑफ इसका अब आप भी थोड़ा सा है ना बुक्स को देखिएगा, रिवाइज करिए, रिलेटेड क्लास को पढ़ के आइए, है ना, जिससे आप बहुत जल्दी से अच्छे से समझें और तेजी से थोड़ा आगे चलें, क्योंकि आपके सिलेबस को भी तो बेटा आगे लेके जाना है ना, स्लो चलेंगे तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, जिससे हम स्पीड में थोड़ा आगे जा पाए। ओके, चलिए, तो इसी के साथ मैं यहाँ क्लास को आज है ना यहीं रोकता हूँ, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बेटा।